नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर मतलब हार्ट से आगे की साइड, हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो कहाँ गया, कार्डियक आउटपुट जिसकी बात करते हैं अपन। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट में ब्लड आने के बाद जो पंप हो रहा है और उसके बाद आगे की साइड जा रहा है, अगर उसके के अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है, कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड फेलियर। और बैकवर्ड फेलियर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन की वजह से पल्मोनरी और सिस्टमिक वेनस कंजेशन, बैक साइड जो वेनस है, वेनस साइड है, उसके अंदर अगर फ्लूड फिल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूड हो गया, वेनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन की वजह से अगर हो रहा है तो बैकवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड आगे की साइड ब्लड, हार्ट से आगे, हार्ट से आगे की साइड ब्लड पंप होने के बाद एरोटा में जा रहा है, कार्डियक आउटपुट, अगर उस साइड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फॉरवर्ड फेलियर। और बैक साइड अगर पल्मोनरी कंजेशन, सॉरी सिस्टमिक वेनस कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, तो उस वेनस रिटर्न की वजह से अगर बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है साल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से फेलियर हो सकता है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फेलियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें लो कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम और हाई कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम। तो लो कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो गया है। अब कार्डियक आउटपुट कब कम हो सकता है, इन रेस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर, आगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर कहाँ वाला होता है, आर्टरीज या वेंस या वेसल्स के ऊपर लगाया गया, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो एरोटा से ब्लड पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हार्ट को, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, कम होगा क्योंकि आगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करने के लिए तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है। सेकेंड थिंग हाइपोवोलीमिया, अगर वॉल्यूम कम है ब्लड का तो उसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है हार्ट के पास कार्डियक आउटपुट जितना, तो वो कहाँ से पंप करेगा, तो हाइपोवोलीमिया की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपोवोलीमिया एंड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लो कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम। इसको कैसे एविडेंस किया जा सकता है, इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन और पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू होगी कि जो पेरिफेरल वेसल्स हैं वो उनका कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड जाना ज़्यादा चालू हो जाता है, तो इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाएगा और पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस अपने को देखने को मिलेगा जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो सेकेंड है हाई कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम, सेम जैसे बैकवर्ड फेलियर में हो रहा था कि कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो, या तो सर्कुलेटरी ओवरलोड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूड या बहुत ज़्यादा ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन जैसे हाइपरटेंशन हो गई है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा फ्लूड वॉल्यूम हो गया है, फ्लूड ओवरलोड हो गया है, तो उसकी वजह से हाई कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा आएगा तो हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा। जब भी हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी कंडीशन में, अगर हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है या कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रही है उनकी वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है, तो हार्ट में क्या हो सकता है, डायलेटेशन हो सकता है, हाइपरट्रोपी हो सकती है और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो सकता है। नॉर्मली अगर काम करेगा हार्ट तो काम करता रहेगा, लेकिन अगर कोई भी अल्ट्रेशन आता है तो उसकी वजह से डायलेटेशन, हाइपरट्रोपी और हार्ट फेलियर अल्टीमेटली हो सकता है। तो अगर लो कार्डियक आउटपुट है और हाई कार्डियक आउटपुट है तो भी हार्ट फेल हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने बात करी कुछ हार्ट के फेलियर के टाइप्स की, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो डायस्टोलिक, सिस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसके बाद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइडेड और राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो रहा है तो सिम्टम्स पल्मोनरी साइड पे आएंगे, और अगर राइट साइड का हार्ट फेल हो रहा है तो उसकी वजह से पेरिफेरल साइड पे सिम्टम्स आएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना है सिम्टम्स के लिए। इसके बाद बात करें कॉजेज एंड इटियोलॉजी, तो कोज की मैं बात करूं तो 3 कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिनके अंदर कार्डियक
फेलियर हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो मायोकार्डियल इनएबिलिटी। सबसे पहले हो सकता है कि मायोकार्डियम ढंग से काम नहीं कर रही है, या मायोकार्डियम जो खुद मायोकार्डियम है, हार्ट की जो मसल्स हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं। अगर मायोकार्डियम सही से काम नहीं करेगी तो हार्ट फेल हो सकता है। सेकंड थिंग, प्रीलोड अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, प्रीलोड अगर डिस्टर्ब हो रहा है, प्रीलोड बढ़ा दिया आपने। प्रीलोड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ प्रीलोड, एंड वन थिंग मोर, आफ्टर लोड। प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। प्रीलोड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सिस्टोल। एट द टाइम ऑफ सिस्टोल हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, जैसे हार्ट का डायग्राम नॉर्मली लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ये होता है, यहाँ पे होता है एओर्टिक वाल और यहाँ पे होता है मिट्रल वाल। तो क्या हुआ, जिस टाइम पे सिस्टोल होने वाला है या एंड डायस्टोल, डायस्टोल का एंड मतलब जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है उसका एंड, उस वक्त हार्ट में जितना ब्लड भरा हुआ है, उस वक्त हार्ट में जितना ब्लड भरा हुआ है उसको बोला जाता है प्री लोड। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड पे और सिस्टोल के स्टार्टिंग में, मतलब ये वाल भी क्लोज्ड हैं और ये वाल भी क्लोज्ड हैं, उस टाइम पे जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ होता है उसको बोला जाता है प्रीलोड। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो काम नहीं होगा, या फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई, इसकी जो मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स हैं, वही ढंग से काम ना करें तो ऐसा हो सकता है। और थर्ड थिंग, आफ्टर लोड बढ़ जाए। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड क्या होता है, हार्ट के पंप करने के बाद जिस पेरिफेरल रेजिस्टेंस के सामने हार्ट पंप कर रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो पेरिफेरल आर्टरीज आपको पता है, सबसे पहले एरोटा, फिर उसके अंदर से बहुत सारी आर्टरीज, फिर उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज। तो आगे जाके क्या होता है, सर्कुलेशन बहुत माइक्रो होता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट को पंप करना पड़ता है। तो अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है आफ्टर लोड। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मतलब अगर प्री लोड ज़्यादा हो गया, आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया, या फिर हार्ट की जो मसल्स हैं वही काम नहीं कर रही हैं, तो इन तीनों कंडीशंस में आपको हार्ट फेलियर होने के चांसेज हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, कोजेज में सबसे पहले कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की मायोकार्डियम है उसके वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करती है। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने बताया, तीनों फैक्टर्स से रिलेटेड ही हैं सारे कोजेज। फर्स्ट फैक्टर, जैसे आप बात करो, कोई आदमी है वो अपना, उसका कैपेसिटी है कि वो 20 किलो वेट उठा के और 50 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़ सकता है। 50 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़ सकता है एक हेल्दी आदमी की कैपेसिटी ये होती है। नॉर्मली जैसे हार्ट है वैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है जो क्या करता है, एक इंसान है वो 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ सकता है 20 किलो वेट लेके। 50 मीटर, जैसे अपना हार्ट है वो, ये आदमी जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 किलो वेट लेके 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ सकता है। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब इस आदमी की जगह पर ने कोई दूसरा आदमी, या ये आदमी है जिसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, हेल्थ वीक हो गई है या बीमार है, तो अभी बीमार आदमी को अगर अपन कहेंगे कि तू 20 किलो वेट लेके 50 मीटर चढ़ाई चढ़, तो ये नहीं कर पाएगा, मतलब फेलियर हो गया। सेम ऐसे ही हार्ट का जो नॉर्मल काम है, अगर हार्ट की हेल्थ ही ख़राब हो गई, हार्ट की जो मसल्स हैं वही काम नहीं करेंगी, तो हार्ट फेल हो सकता है इस आदमी की तरह। दूसरी चीज़, हेल्थ ठीक है लेकिन अपन ने प्रीलोड बढ़ा दिया, मतलब 20 किलो वेट ये लेके जा सकता था तो प्रीलोड को अपन ने 50 किलो कर दिया। अब बोला कि 50 किलो वेट लेके 50 मीटर की चढ़ाई चढ़नी, मतलब प्रीलोड बढ़ा दिया। अब प्रीलोड बढ़ गया तो इस आदमी ये फिर फेल हो सकता है, क्योंकि 50, इसकी कैपेसिटी 20 किलो वेट लेके ही चढ़ने की थी, लेकिन अपन ने प्रीलोड 50 kg कर दिया, वेट 50 kg कर दिया, तो भी ये फेल हो जाएगा। थर्ड थिंग,
अब अपन ने 20 किलो वेट है, हेल्दी है, लेकिन आफ्टर लोड मतलब ये स्लोप चढ़ाई, थोड़ी खड़ी चढ़ाई कर दी, मतलब स्लोप बढ़ा दिया, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया कि इसको 50 मीटर की चढ़ाई पहले से और ज़्यादा हाइट पे चढ़नी है। पहले थोड़ा स्लोप कम था, अब स्लोप अपन ने बढ़ा दी, मतलब आफ्टर लोड मतलब जो रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है आगे, उस रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेल हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, क्या, एक तो इसकी हेल्थ, एक इसका प्रीलोड और एक आफ्टर लोड, मतलब जो इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, एक जो जितना ये साथ लेके चल सकता है, और एक इसकी हेल्थ। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर काम करेंगे कि हार्ट फेल हो सकता है। तो कार्डियोमायोपैथी जिसके अंदर हार्ट की मसल्स काम नहीं कर रही, मतलब इसकी हेल्थ ख़राब। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये वॉल्व, ये भी एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी वल्वुलर वाल्व्स पे इफ़ेक्ट करती है, तो इसकी वजह से भी इसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और पल्मोनल, ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो कोई, मतलब जन्मजात ही कोई हार्ट के अंदर डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, या फोसा ओवलिस जिसको बोला जाता है, हार्ट के अंदर छेद होता है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर ये जो छेद रह जाता है, तो उसकी वजह से अभी इसमें क्या होगा, इधर से इधर ब्लड शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर सर्टेन टाइप ऑफ अरिथमियाज, इसकी वजह से हार्ट की हेल्थ ख़राब है। इन सब कंडीशंस में ये सारी कंडीशंस रिप्रेजेंट कर रही है कि हार्ट की हेल्थ ख़राब है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है। इसके बाद बात करें हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस मतलब आफ्टर लोड उसका कम हो, आफ्टर लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। आफ्टर लोड बढ़ेगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। एम्पाइसीमा में क्या होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद इन्फेक्टिव डिजीजेज ऑफ हार्ट, जैसे एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, तो हार्ट की हेल्थ डिफेक्ट हो रही है। पल्मोनरी एम्बोलाई, अगर कोई एम्बोलाई आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि मैंने बताया अभी, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का ही एक टाइप है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अलावा एन ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव थायराइड। थायराइड अगर ओवर एक्टिव होती है तो क्या होता है, थायराइड पैराथायराइड जिसको बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर कम एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, हार्ट का काम जितना कर रहा है उतना डिमांड ही नहीं होती, तो हार्ट धीरे धीरे क्या होता है, स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सीवियर फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया है, हार्ट काम कर रहा है लेकिन उतना ऑक्सीजन जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो हार्ट को अपनी कंपनसेशन होगा, हार्ट तक मैसेज आएगा, हार्ट की रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। अब काम हार्ट अपना पूरा कर रहा है लेकिन कमी कहीं और है, आरबीसी की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो धीरे धीरे हार्ट हाइपरट्रोफिड हो जाएगा। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, और ड्रग और एल्कोहल के मिसयूज की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स तीन चीज़ों को डिनोट करते हैं। एक तो हार्ट की खुद की हेल्थ डिस्टर्ब है, या प्रीलोड बढ़ गया है, या फिर आफ्टर लोड बढ़ गया है, तो इस कंडीशंस के अंदर हार्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ये जब अपन ने बात करी, ये सारे हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड फिलिंग, या तो सिस्टोलिक डिस्टर्बेंस आ रहा है या डायस्टोलिक डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब किसी भी कॉजिटिव फैक्टर की वजह से हार्ट का डायस्टोलिक या सिस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम होगा वैसे ही
क्या पहला प्रोसेस होगा एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन, और सेकंड काम क्या होगा, जैसे ही कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा और एक तरफ न्यूरो हार्मोनल रेस्पॉन्स। कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वो किडनी में और एरोटा में वो क्या करेंगे, असेस करेंगे और क्या करेगी, जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा किडनी रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन जो आप रास आपने पढ़ा है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर अपन ने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात करी थी। तो क्या होगा, यहाँ पे रास एक्टिवेट हो जाएगा। रास एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड में कन्वर्ट होगा बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रेनिन सीक्रेट हुआ किडनी से, वो गया लंग्स में, लंग्स में एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, उसकी वजह से न्यूरो हार्मोनल रेस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने काम कर दिया कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के दो काम होते हैं, एक करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन चालू हो गया है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा। और सेकंड थिंग, पेरिफेरल वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और बीपी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा तो बीपी कम हो रही थी, तो उस बीपी को मेंटेन करने के लिए दो काम हुए हैं, पेरिफेरल वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है और एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना चालू कर दिया। अब फ्लूइड बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर फ्लूइड बढ़ना चालू हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हार्ट का डायलेशन और हाइपरट्रोफी हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस ये होगा। सेकेंड थिंग, जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा और एफिनेफ्रिन या और नॉर एफिनेफ्रिन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसमें ये वर्ड जोड़ देना, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये इधर आ गया है, एंड पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस, ये तीनों चीज़ें होंगी। जैसे ये एपिनेफ्रिन रिलीज होगा हार्ट रेट बढ़ेगी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी और पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो हार्ट रेट बढ़ेगी, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ गई, मतलब हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया, तो इसकी वजह से मायोकार्डियल की नीड्स बढ़ जाएंगी ऑक्सीजन की, और धीरे धीरे क्या होगा, डायलेटेशन एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हार्ट फेलियर हो गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो जैसे मैंने बताया, कहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इफेक्ट हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा, लेफ्ट एट्रियम भरेगा, फिर उसकी वजह से पल्मोनरी साइड पे फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा। तो कैसे सिम्टम्स आएंगे, पल्मोनरी इडिमा, क्रैकल्स, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल हो रहा है तो उसकी वजह से सिम्टम्स किधर आएंगे, राइट साइड फेल होगी तो पल्मोनरी साइड पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो पहले राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम में, फिर वेना के आवाज़ में ब्लड भरना चालू हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पेरिफेरल वेसल्स हैं वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ मिल सकता है, ईडिमा हो सकता है, एंकल ईडिमा हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, लिवर एनलार्जमेंट हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपल सी बात है, जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो दो रेस्पॉन्स जनरेट होंगे, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और एक नॉन न्यूरो हार्मोनल रेस्पॉन्स। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें ये आपने पहले अच्छे से पढ़ रखी है कि रास एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा, वह जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा और सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ेगा देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जिसकी वजह से हार्ट को काम करना ज़्यादा पड़ेगा, जैसे मतलब आफ्टर लोड बढ़ गया, आफ्टर लोड बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो और साथ में प्रीलोड बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर और सोडियम का रिटेंशन चालू हो जाएगा, तो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा और प्रीलोड भी बढ़ जाएगा।
तो इन दोनों कंडीशन में आफ्टर लोड ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड बढ़ेगा, और फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा तो प्री लोड भी बढ़ने लग जाएगा। इधर क्या हो रहा है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे हैं, हार्ट की रेट बढ़ रही है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ रही है और पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की नीड्स बढ़ गई हैं। नीड बढ़ेंगी तो हार्ट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से डायलेशन और हाइपरट्रोफी हो सकते हैं और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने अलग अलग बताए, राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर के अलग और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर के अलग। तो राइट साइड की बात करें तो राइट वेंट्रिकुलर हीव्स, वेंट्रिकुलर हीव्स राइट साइड में अगर जैसे राइट वेंट्रिकल की हीव का मतलब होता है जैसे ये कोई पर्सन है, इसकी स्टर्नम है, ये स्टर्नम के यहाँ पे होता है हार्ट, तो अपन अपना जो कलाई है, हाथ है, इसको खड़ा ऐसे बिल्कुल, एक तो होता है ये फ्लैट और एक होता है खड़ा, खड़ा हाथ को स्टर्नम जो होती है इसकी इस बॉर्डर पे रखेंगे, तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बॉर्डर्स पे। तो अगर अपना हाथ बीट के साथ अप डाउन हो रहा है, अपना हाथ बीट के साथ अप डाउन हो रहा है, हार्ट जैसे ही कम पंप करेगा, मतलब वो हार्ट का अनलार्जमेंट हो गया, जिसकी वजह से उसने स्पेस ज़्यादा घेर लिया और हार्ट के साथ साथ वो स्टर्नम को अप डाउन स्टर्नम पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से स्टर्नम अप डाउन होगी, तो अपना हाथ भी अप डाउन होगा हार्ट बीट के साथ। तो अगर राइट साइड एनलार्जमेंट है तो राइट वेंट्रिकुलर हीव्स होंगी, और अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो लेफ्ट साइड का डायलेशन होगा या हाइपरट्रोफी होगी, जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ बढ़ेगा, मतलब हार्ट एनलार्जमेंट होगा, और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हीव्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद मरमर साउंड, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, हार्ट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसकी वजह से आपको मरमर साउंड सुनाई दे सकते हैं। जुगुलर वेनस डिस्कम्फर्ट, सुपीरियर वेना के वजह से ब्लड आना बंद हो जाएगा, तो ऊपर की साइड जुगुलर वेन जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी होती है, लिम्स और जो हेड होता है, वहाँ से ब्लड को वेनस रिटर्न लेके आती है। तो अब वेनस रिटर्न आगे हार्ट के पास नहीं जा रहा है, हार्ट के पास नहीं जा रहा है, हार्ट के इधर से ब्लड आना था वो हो गया बंद, तो इधर की साइड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड आपको ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देगी, और वहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। एडिमा, सिंपल सी बात है। वेट गेन होगा क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ेगी। असाइटिस हो सकता है, ये ब्लड अगर नीचे से जो एब्डोमिनल वेनस रिटर्न है वो नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कैपिलरी से जो वेनस रिटर्न हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, अब वहाँ पे फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा तो असाइटिस हो सकता है। असाइटिस पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड भर जाता है तो उसको बोला जाता है असाइटिस। एनासार का कंप्लीट बॉडी, अब जहाँ पे भी बॉडी में वेनस रिटर्न पूरी बॉडी से हो रहा होता है वो नहीं हो रहा है वेनस रिटर्न, तो धीरे धीरे फ्लूइड उधर की साइड भरना चालू हो जाएगा और पूरी बॉडी में आपको इडीमा देखने को मिल सकता है, जिसको एनासार का बोला जाता है। हिपेटोमीगेली, लीवर एनलार्जमेंट, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल वेन जो है उसके अंदर वेनस रिटर्न बहुत की वजह से फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा, तो लीवर एनलार्जमेंट भी हो सकता है, जिसको हिपेटोमीगेली बोला जाता है। फटीग हो सकता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, क्योंकि राइट साइड के अंदर राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल हो रहा है। नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब राइट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर होगा तो उसके सिम्टम्स किधर आ रहे हैं, बैकवर्ड साइड में, हार्ट के बैकवर्ड फेलियर की साइड, तो बैकवर्ड फेलियर में भी यही सिम्टम्स आएंगे और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में भी यही सिम्टम्स आएंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर की। लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हीव, लेफ्ट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे अपन हाथ रखेंगे तो वहाँ पे अपने को अप डाउन विद द पल्स दिखाई देगा। पल्स अल्ट्रेशन, कार्डियक आउटपुट कम होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी तो पल्स भी अल्टर हो सकते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, ऑब्वियस ही बात है हार्ट रेट तो बढ़ेगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जो कि आपको अगर आप इको करते हैं 2D इको या जो भी टेस्ट करते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। डिक्रीज्ड PaO2 और इंक्रीज इन PaCO2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा और CO2 का बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जो
प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन था वो डिस्टर्ब हो गया है, आगे ब्लड एरोटा में जा ही नहीं रहा है, एरोटा में नहीं जाएगा तो आर्टीरियल सप्लाई नहीं होगी, वहाँ से वेनस रिटर्न नहीं होगा, वेनस रिटर्न नहीं होगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होना था वो नहीं होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 के प्रेशर्स में डिस्टर्बेंस, पार्शियल प्रेशर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्रैकल साउंड, पल्मोनरी ईडीमा, पल्मोनरी ईडीमा होगा, लंग्स के अंदर फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा तो क्रैकल साउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रोथी स्पुटम, समटाइम्स ब्लड टिंग, क्योंकि पल्मोनरी ईडीमा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो लंग्स की कैपिलरीज भी रप्चर हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं, लंग पेरेन्काइमा डिस्टर्ब हो सकती है या उसकी सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिल सकता है। S3 एंड S4 हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा। प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में एडिमा होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कैपिलरी जो ब्लड है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगा। एडिमा क्या होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलरली अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो फ्लूइड कहीं पे भी जा सकता है, वो लंग्स के अंदर, एल्वियोलाइज के पास, प्लूरल कैविटी में, तो प्लूरल कैविटी में अगर चला गया तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। चेंज इन मेंटल स्टेटस, क्योंकि ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया है तो ब्रेन ही क्या पूरी बॉडी को ही सप्लाई बंद हो जाएगी, तो अगर ब्रेन को जा रहा है तो मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिल सकती है, वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिक साइडेड हार्ट फेलियर इज मोर डेंजरस देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, पल्मोनरी साइड एंड सिस्टमिक भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गया है, टिश्यू परफ्यूजन भी नहीं हो रहा है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो उसकी वजह से आपको बैकवर्ड साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, जो कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या देखना है, असेस द रिदम एंड पल्सेज। इसके अलावा एपिकल पल्स डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्प्लेस्ड। एपिकल पल्स मतलब जो फिफ्थ इंटरकोस्टल, जो अपेक्स पार्ट ऑफ द अपेक्स पे जो आपको एपिकल पल्स फील होती हैं, किसी ने फील करके देखिए अपने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो हार्ट का अपेक्स पार्ट होता है वहाँ पे हाथ लगाने पे आपको एक पल्स फील होती है, जिसको अपन बोलते हैं एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स आपको, क्योंकि हार्ट का एनलार्जमेंट हो चुका है, हाइपरट्रोफी हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपको एपिकल पल्स लेटरली और डाउनवर्ड आपको शिफ्ट हो सकती है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। S3 साउंड, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार जब हार्ट पंप करता है तो जितना ब्लड एरोटा के अंदर जाता है उसको बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन, तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको S3 साउंड सुनाई देने, क्योंकि खाली कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर एम्प्टी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से S3 साउंड सुनाई दे सकता है। ये S3 साउंड हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। S4 साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉम्प्लियंस। अब वेंट्रिकल क्या है, कॉम्प्लियंस नहीं रही, उसकी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आपको S4 साउंड सुनाई दे सकता है, क्योंकि ब्लड को अब एट्रियम से वेंट्रिकल तक आने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी, एट्रियम को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वेंट्रिकल तक ब्लड को भेजने के लिए, तो उसकी वजह से आपको S4 साउंड सुनाई दे सकता है। मरमर साउंड सुनाई देंगे और जुगुलर वेनस प्रेशर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सब आपको कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एग्जामिनेशन, तो पल्मोनरी में आपको पल्मोनरी क्रैकलिंग, पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रैकल साउंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डिपेंडेंट इडीमा इन द फीट, एंकल्स और सैक्रल एरिया में आपको एडीमा देखने को मिल सकते हैं। लीवर एनलार्जमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको फिजिक एग्जामिनेशन करने से पता लगेंगी। इसके बाद आप बात करें अदर डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की, तो रूटीन लैब टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, हिपेटिक एंजाइम्स और यूरिन एनालिसिस आपको करके देखना है। इसके अलावा ECG करके अपन
एरिथमिया डिसरिथमियाज का पता लगा सकते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, कितना अफेक्ट हो रहा है, कहाँ इफेक्ट हो रहा है। इकोकार्डियोग्राम से आपको हार्ट एनलार्जमेंट के बारे में पता लग सकता है। एक्सरसाइज टेस्ट कितना इफेक्टिव है हार्ट फेलियर, उससे का पता लगा सकता है। इसके अलावा बायोमार्कर्स जो कि बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स BNP जिनको बोला जाता है, इनके अंदर अल्ट्रेशन हो सकता है। अगर BNP 100 से कम है तो मे बी हार्ट फेलियर नहीं है, इम्प्रोबेबल हार्ट फेलियर। और BNP 100 से 500 के बीच में तो वहाँ पे आपको हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। और 500 से भी ज़्यादा हो गया इसका अमाउंट, मतलब कि हार्ट फेलियर हुआ है। इसके अलावा एन टर्मिनल प्रो BNP देखने को मिल सकता है। ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I जो कि मैंने MI में आपको बताए थे, कार्डियक मायोप्रो, जो कि जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है हार्ट की, तो या और C रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये सब आपको करके देखने। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर को कम करना है तो अपने को हाई साल्ट डाइट और एडेड साल्ट अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजप्शन मॉडरेट रखना है। और अगर कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है और एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वैसोडाइलेटर्स सच एज नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रोसाइड। अगर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है तो आपको वैसोडाइलेटर्स देने को की ज़रूरत पड़ सकती है। आइनोट्रोपीज जैसे डोब्यूटामाइन और डोपामीन दे सकते हैं। इसके अलावा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स फॉर हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन है या हाइपोवोलीमिया है तो आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी दे सकते हैं, जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन और वैसोप्रेसिन। इसके अलावा डायूरेटिक्स, अगर एडिमा ज़्यादा हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे, फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड। एस इनिबिटर्स, जो रास का प्रोसेस था उसको इनिबिट करने के लिए आपको एस इनिबिटर्स देने में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो कि हार्ट रेट को और कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं। तो ये सब मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में इम्प्लांटेबल कार्डियक कैथेटर, मतलब डिसरिथमियाज या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर डिस्टर्ब हो रही है तो अपन एक जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो इम्प्लांट कर सकते हैं, और उसके वायरिंग जो लीड्स होती हैं वो अपन एट्रियम और वेंट्रिकल में लगा सकते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो बना रहे। जब हार्ट का खुद का पेसमेकर या जो ऐसे नोड डिस्टर्ब हो जाता है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है तो अपन बाहर से एक बैटरी पावर डिवाइस लगाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर या पेसमेकर जिसको बोलते हैं। तो ये अपन इंसर्ट करेंगे और इससे अपन जो कार्डियक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रिवेस्कुलराइजेशन, अगर कोई इस्चेमिक हार्ट डिजीज है तो जो अपन ने कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इसके बाद वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, अगर जब क्या होता है वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, जैसे बात करें राइट साइड ऑफ द हार्ट, अभी क्या है वेंट्रिकल फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, वेंट्रिकल को असिस्ट करने के लिए एक बाहर से मशीनरी लगाएंगे। उसमें क्या होगा, एट्रियम से ब्लड आएगा, वो उस मशीन में जाएगा और फिर उसको डायरेक्ट एरोटा से कनेक्ट कर देंगे। तो जो वेंट्रिकल का जो काम कर रहा था, बाहर से अपन एक मशीन लगा देंगे तो एट्रियम से ब्लड आएगा इस मशीन में और यहाँ से पंप होगा डायरेक्ट एरोटा में। तो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा के अपन हेल्प कर सकते हैं। दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल VED के अंदर क्या होता है, एट्रियम से ब्लड आएगा और फिर ये डायरेक्ट एरोटा में पंप होगा। और जो इंटरनल होता है इसके अंदर ही होता है, ये मतलब देखो ये एट्रियम से इधर आया, वेंट्रिकल में से कनेक्ट कर दिया, वेंट्रिकल से डायरेक्ट ब्लड कहाँ जा रहा है, इसके अंदर, और यहाँ से डायरेक्ट एरोटा के अंदर सप्लाई हो रहा है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए यूज़ हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, और राइट वेंट्रिकल के लिए हो रहा था राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि ये जो पेशेंट है इसने ये पेन रखा है, इसको इलेक्ट्रिकल गाइड के थ्रू अपन बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी, केबल, ये जो सब चीज़ें आप दें। इसके अलावा लास्ट प्रोसीजर है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ही दूसरा लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। उस जो डिजीज हार्ट था उसकी जगह अपन ने दूसरा डोनर हार्ट लगा दिया, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो गाइज ये था हार्ट
फेलियर मेनली दो तरह से हो सकता है, क्योंकि हार्ट दो पार्ट्स में काम करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल हो रहा है तो सिम्टम्स आपको बैकवर्ड साइड में दिखाई देंगे, और अगर बैकवर्ड साइड मतलब पेरिफेरल साइड्स में, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो रहा है तो पल्मोनरी साइड और जो टारगेट ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनसे रिलेटेड सिम्टम्स, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर समझ में आया हो तो, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।